बिहार में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। गली गली में चर्चा की है कि इस बार खेल कौन करेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी कुर्सी डगमगाएगी। जी हां, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि गठबंधनों, बगावतों और भरोसे की भी परीक्षा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बिहार चुनाव की पूरी कहानी, जहां गलती से नामांकन रद्द हो रहे हैं, जहां महागठबंधन फुटबॉल टीम बन चुका है और जहां हर नेता कह रहा है अब की बार मैं ही नायक। सबसे पहले बात नामांकन की। बिहार में अब चुनाव आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है और इसका असर दिख रहा है। दरअसल कई उम्मीदवारों के नामांकन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि उन्होंने फॉर्म में छोटी सी गलती कर दी थी। किसी ने सिग्नेचर गलत कर दिए थे, किसी ने अटैचमेंट अधूरा छोड़ा, तो किसी ने गलत हलफनामा जमा कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और नतीजा ये हुआ कि कई चर्चित नामों के पर्चे खारिज और झटका लग गया पार्टियों को और उम्मीदवारों को। दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं के पोस्टर पूरे जिले में लगे थे, अब प्रचार मैदान से ही वो बाहर हो गए। अब आते हैं उस बयान पर जिसने बिहार की सियासत में कई हलचल मचा दी है। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विपक्षी दलों पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है महागठबंधन कोई गठबंधन नहीं, फुटबॉल बंधन है। हर खिलाड़ी अपनी दिशा में गेंद मार रहा है। जायसवाल ने कहा है कि एनडीए एकजुट है जबकि विपक्ष में हर दल अपनी सीटों को लेकर लड़ाई में उलझा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मुकेश सहनी सहनी समाज का नहीं बल्कि राजनीतिक दुकान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बयान के बाद महागठबंधन में हलचल मच गई। आरजेडी प्रवक्ता ने जवाब दिया, भाजपा को अब बिहार की जनता का डर सता रहा है, इसलिए बयानबाजी तेज हो रही है। और आप दा स्वतंत्र देख रहे हैं जहां पर आपको बिहार की सारी बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। जी हां, राजद ने अब अपना प्रचारक दल मैदान पर उतार दिया है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने इस बार सबसे आगे हैं। पार्टी ने 40 बड़े प्रचारकों की सूची जारी की है जिसमें मनोज झा और प्रेमचंद मिश्र जैसे नाम भी शामिल हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर पहले से ही एक्टिव हैं, अब वो सीधे जनता के बीच जा रही हैं। राजद का मकसद महागठबंधन की मजबूती दिखाना है और बीजेपी के खिलाफ सीधा मुकाबला करना है, लेकिन एनडीए इसको सिर्फ प्रचार का तमाशा बता रहा है। उनका कहना है कि आरजेडी सिर्फ चेहरों की राजनीति कर रही है, जमीनी मुद्दों से दूर है। जी हां, दूसरी तरफ बिहार चुनाव में सबसे दिलचस्प मोड़ वहीं आता है जहां टिकट कटने के बाद बगावत शुरू हो जाती है। कई मौजूदा विधायकों को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ससरा में बाबू। अब वही नेता निर्दलीय मैदानों में उतरने की तैयारी पे। पटना, भागलपुर और गया जैसे जिलों में कम से कम, जी हां, कम से कम 30 ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जो पार्टी के खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी को अब पुराने सिपाही की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ नए चेहरे चाहिए जिनकी जेब भारी हो। मेरे साथ बहुत अपनी बातों को रखिए, आराम से रखिए। मेरे साथ समझिए तो मेरी माँ का हत्यारा प्रशांत किशोर है। अच्छा। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस सपना के साथ मुझे जन स्वराज में जोड़ा गया, बोला गया कि यहाँ सही लोग रहेंगे तो हमारे बिहार का विकास होगा, क्या मैं सही लोग नहीं था? क्या मैं 2 साल से घर घर घूम करके जनता के बीच में नहीं गया? क्या मैं 36 बस लोगों को लेकर के गया? अपने पैसा से मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया मेहनत करके लोगों से सपोर्ट ले करके मैंने खर्च किया, लेकिन बदले में क्या मिला? जब टिकट देने की बारी आई तो मुझे 5 बार 6 बार दौड़ाया गया और अंत में 10 बजे रात में एक दिन फ़ोन आता है, बोला जाता है कि आइए प्रशांत जी आपको बुला रहे हैं, आपका टिकट फाइनल है। मैं जाता हूँ शेखपुरा हाउस,
रात के 1:30 बजे प्रशांत जी आते हैं, 50 आदमी के साथ हम लोग रहते हैं और सबसे हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि जाइए, पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं कि जाइए आपका टिकट फाइनल हो गया, इनका टिकट आप कागज पत्र इनका तैयार करके दे दीजिए। वहीं पर हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य शंकर महतो सर भी रहते हैं, उनको बोला जाता है कि आप ही के कारण इनको टिकट दिया जा रहा है। वो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उनका नाम लिया जाता है, उनको बोला जाता है और फिर अपने कर्मचारी को बोलते हैं कि इनका टिकट दे दिया जाए इन्हें, और वो चले जाते हैं और उनका कर्मचारी बोलता है कि अब 1:30-2 बज गया है, आप कल आइएगा 10 बजे टिकट लेकर के चले जाइएगा। 10-11 बजे ऑफिस मेरा खुल जाता है। फिर अगले दिन मैं जाता हूँ अपने समय से, माता जी का आशीर्वाद लेता हूँ, फिर उसके बाद जा कर के मैं टिकट के लिए बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आपका टिकट होल्ड कर दिया गया है। फिर मुझे समय शाम का दिया जाता है, मैं घर वापस आता हूँ, माता जी को सारा बात, चूँकि माँ है तो मैं उनको सारी बात बताया कि माँ पूछी कि बेटा टिकट का क्या हुआ, तुम 4 दिन से दौड़ रहे हो, कभी 2 बजे रात में आते हो, कभी 10 बजे, कोई ठीक नहीं रहता है टाइम का। मैंने बोला कि माँ अभी आज टिकट हम लोग का जो मिलने वाला था वो होल्ड हो गया। माँ को एकदम झटका लगता है, चिंतित हो जाती है। माँ हमसे पूछी कि बेटा टिकट का क्या हुआ, तो मैंने बोला कि माँ मेरा टिकट होल्ड हो गया है। प्रशांत जी वहाँ के लोगों ने बोला कि आपको 10 बजे मिल जाएगा, शाम में मिल जाएगा, इसी तरह सांत्वना दे रहे हैं। तो माँ को तकलीफ हुआ इस बात का, और अगले दिन रात्रि में माताजी ने मेरी बोली कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है ना, मुझे डॉक्टर से दिखा दो। चूँकि मेरी माँ, जब मैं जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया था 1.5-2 साल पहले, उस समय माँ मेरी बिल्कुल स्वस्थ थी। जन स्वराज ज्वाइन करने के बाद मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया, उनको एक असाध्य रोग हो गया, तो उनसे माँ परेशान थी। मैं माता जी का सेवा नहीं करके मैं जन स्वराज पार्टी के लिए समर्पित हो गया। पूरा जन स्वराज पार्टी को मैंने पूरा अपना समय दे दिया, न्यौछावर कर दिया। माँ बोली कि जाओ, हमारे तबीयत का चिंता मत करो, जन स्वराज पार्टी के लिए तुम काम करो। और उस रात माता जी के कहने के बाद मैंने माता जी को सांत्वना दिया कि आपको हम कल हॉस्पिटल में, बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाएंगे। और फिर सुबह में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हम लोगों ने नंबर लगाया दिखाने के लिए। फिर मुझे शेखपुरा हाउस से टाइम दिया गया कि 10 बजे आइएगा, आपको टिकट मिलेगा। मैं चला गया शेखपुरा हाउस, मेरे भाई, छोटे भाई को मैंने बोला ले जाइए दिखाइए और हमको फ़ोन करिएगा, चूँकि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मेरे घर के बगल में है। मेरा भाई ले करके जाते हैं, इमरजेंसी में भर्ती कराते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि भैया जल्दी आइए, तबीयत उनका ज़्यादा बिगड़ रहा है। मैं जाता हूँ और माँ से मिलता हूँ और थोड़ी देर के बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है। मेरी माताजी छोड़ करके हमको चली जाती हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर मेरी माँ का हत्यारा है, मेरी माँ को मारने वाला है। वो बिहार क्या बदलेगा? जिसको किसी का कद्र नहीं है, जो समझ नहीं सकता है कि यहाँ जनता क्या चाहती है, कितना यहाँ के कार्यकर्ता कितना मेहनत किए हैं, यहाँ मेहनत का कद्र नहीं होता है। यहाँ टिकट उसको दिया जाता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास शिक्षा है, उसको टिकट नहीं दिया जाता है। प्रशांत जी ने कहा था कि मैं समाज से ऐसे लोगों को लेकर के आऊँगा जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, सामाजिक लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। यही सामाजिक लोग हैं। गोपालगंज में भी खेला हुआ, कोई 1 महीना पहले आता है, उसको टिकट मिल जाता है। वहाँ लोग 2 साल से काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बैकुंठपुर में भी वही आया, वही हुआ। मैं 2 साल से निरंतर लगा रहा, तन मन धन समर्पित कर दिया। यहाँ 4 महीना पहले कोई ज्वाइन करता है, टिकट मिल जाता है। ये है हमारे बिहार की। कुछ तो मकसद है, क्योंकि लोग जो आरोप लगाते थे प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, अब तो हमें लग रहा है कि ये वास्तव में बिजनेस करने आए हैं बिहार में। ये बिहार का विकास करने नहीं आए हैं, केवल सपना दिखा रहे हैं और सपना दिखा करके पूरी समाज को, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जनजाति समाज और माइनॉरिटी समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। जो इनका ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से कहीं इनका काम का कहीं मेल नहीं खाता है। क्योंकि एक विधानसभा में 5-6 प्रत्याशी होते हैं और सबका वो पीठ ठोकते हैं कि आपको मैं टिकट दे रहा हूँ, आप यहाँ के नंबर 1 कैंडिडेट है। यहाँ के जेएसपीटी टीम और यहाँ के संगठन के लोग सारे बिकाऊ हैं। पैसा ले करके नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ किया जाता है। मुझे बोला जाता है कि आप नंबर 1 है, और आपसे मिलेंगे तो आपको बोला जाता है आप नंबर 1 है। मुझे तो इसी बात का सबसे बड़ा दुख है कि जिस पार्टी को माँ की तरह मैंने सींचा, यहाँ बैकुंठपुर में जन जन तक पहुँचाया, जन जन तक मैंने विश्वास दिलाया कि मैं बैकुंठपुर को एक अच्छा विधानसभा, डेवलप्ड विधानसभा बना करके दिखाऊंगा,
तो ये तो मेरा सपना सारा चूर हो गया। मेरी माता जी भी चली गई और प्रशांत किशोर जी ने भी मेरे साथ छल किया। उन्हें छलिया लोग कह रहे हैं इसी वजह से। अब तो यही साबित हो रहा है। मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी ऑनर्स हूँ। 10,000 से ज़्यादा लोगों का मैंने बिहार के कोने कोने से आए हुए लोगों का मैं पटना में निःशुल्क इलाज कराता हूं, खाने पीने रहने का मैं व्यवस्था देता हूं। आप मीडिया भाई बंधुओं के सामने मैं कह रहा हूं, मुझसे 12 विधान कोई बताइए ऐसे व्यक्ति का नाम। विधायक लोग हो सकते हैं लेकिन उनका भी आप नाम बताइए। मैं लोगों को 30 वर्षों से मैं मदद कर रहा हूं। इसके साथ साथ गरीब बच्चों को हर साल 100-200 बच्चों को मैं किताब कॉपी बैग में बांटने का काम करता हूं। यहाँ हम कम से कम 10 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मुझे मिल चुका है। तो मैं समाज में हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूं, कर रहा हूं। साथ साथ 15,000 पौधा पिछले साल आप लोगों ने देखा कि मैंने बांटने का काम किया प्रदूषण मुक्त बिहार भारत बनाने के लिए। और दहेज प्रथा के खिलाफ मैंने शपथ दिलवाया, न दहेज लेना है न दहेज देना है। तो जो व्यक्ति इतना समाज के लिए सोच रहा है, कर रहा है, ऐसे लोगों को कहाँ टिकट दिया जा रहा है? देखिए, शपथ तो दिलाया गया था, वो बात सही है, हम उसमें शामिल है। तो शपथ में ये भी लिखा हुआ है स्लोगन में, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो क्या आपने जिनको टिकट दिया है वो सही लोग हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 महीना पहले कोई आता है और उसको नंबर 1 कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। कोई 2 साल से लगा हुआ है, उसको आप साइड कर देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने हमें छोड़ा है, हमारी जनता के साथ धोखा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जनता के साथ छल करने वाला नहीं हूं, धोखा देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने घर घर घूम करके लोगों को विश्वास दिलाया है। और मैं निश्चित तौर से चुनाव लड़ूंगा और समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। पार्टी के साथ ही जाएंगे, मेरे साथ पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, मैं पार्टी के साथ ही जाऊंगा। निश्चित तौर से पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ूंगा। विरोध हम क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे? जनता विरोध कर रही है। आप जिस बात का आप लेकर के सही लोग, क्या सही लोग, कहाँ सही लोग? आपने बोला था कि वो पूरे गांधी मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रसाद जी ने बोला था कि ग्रेजुएशन से नीचे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप पता करिए मेरे स्टेटमेंट को, लेकिन आप पता करिए कितने ग्रेजुएट लोग हैं, आप पता करिए। आप इन्होंने जितना स्टेटमेंट दिया सारे स्टेटमेंट को आप मिलाइए, आपको कोई स्टेटमेंट इनका मैच नहीं करेगा। केवल ये बिजनेस करने आए हैं, बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और अति पिछड़ा, यहाँ गोपालगंज में बोला गया था कि गोपालगंज में 2 अति पिछड़ा सीट दिया जाएगा, यहाँ पर एक भी अति पिछड़ा सीट नहीं दिया गया। क्यों? अति पिछड़ा के लोग हमेशा ठगे ही जाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और बीजेपी तथा आरजेडी दोनों को नुकसान झेलना पड़ सकता है इन बागियों को। जी हां, अब बात करते हैं सीट बंटवारे की। राजनीति हमेशा से बिहार का मसला रही है और इस बार भी यही सबसे बड़ी खबर है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर खींचातान जारी थी, पर वो खत्म हो गई। बराबर की सीटें दोनों को मिल गई। जेडीयू चाहती थी कि 2020 के फॉर्मूले के आधार पर बंटवारा हो, जबकि बीजेपी अब बराबरी की सीटें चाहती थी और जीत भाजपा की हुई। उधर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 60 सीटें मिलें, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं थी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन के कुछ उम्मीदवार कई सीटों पर आमने सामने होंगे, यानी कि मुकाबला एनडीए का आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार से भी होगा। ऐसे में लाजमी है कि इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा। जी हां, एचएएम और वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां किंग मेकर बनने की रणनीति में हैं। जो भी बड़ा खेमा आगे बढ़ेगा वो उसी के साथ जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल, अगर एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सवाल आज तक में जब आज तक की एंकर ने अमित शाह जी से पूछा तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। तो पूछा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी भी होंगे? तो उन्होंने राजनीतिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दल का नेता, सारे विधायक चुनेंगे अपने दल का नेता और जिसे चुनेंगे वो बनेगा। तो क्या अगर एनडीए जीत जाती है तो उसका हाल महाराष्ट्र की तरह होगा? ये देखने की बात है। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा के भी
पर धीरे धीरे सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है अगर पार्टी बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार सवाल उठाता है, हाउ विल नीतीश बीजेपी प्ले अनफोल्ड? क्या नीतीश फिर से एनडीए के साथ लंबे वक्त तक रह पाएंगे या परिणाम आने के बाद सियासी समीकरण बदल जाएगा? राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश अब अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। उनकी छवि अनुभव वाले नेता की है, लेकिन जमीनी पकड़ पहले जैसी नहीं रही। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो उसमें कहा गया है कि बिहार की जनता का मूड इस बार उलझा हुआ है। युवाओं की सबसे बड़ी मांग रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रणाली है। महिलाओं के लिए महंगाई और एलपीजी सिलेंडर सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि किसानों के बीच बिजली डीजल की कीमतों को लेकर गुस्सा है। और जो 10,000 रुपये नीतीश सरकार ने महिलाओं को दिए हैं उसका कितना असर होगा ये भी देखना है, क्योंकि बिहार की महिलाएं लकी हैं कि उनको पहले पैसे मिल गए, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं आज भी 2500 का इंतज़ार कर रही हैं। एक व्यापारी ने कहा है कि राजनीति हर 5 साल में आती है, लेकिन व्यापार हर साल मुश्किल पड़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण अभी भी मजबूत है, लेकिन शहरी वोट अब मुद्दों पर सोच रहा है। नामांकन रद्द के झटके हैं, कई बड़े उम्मीदवार रेस से बाहर हो चुके हैं। जायसवाल का फुटबॉल बंधन बयान सियासत का नया मुहावरा है। आरजेडी प्रचार अभियान, रोहिणी आचार्य बनी फ्रंट फेस हैं। बागियों की बगावत, निर्दलियों की लहर है। नीतीश पर सवाल है, एनडीए में चेहरा कौन? तो बिहार की सियासत का ये महासंग्राम अब पूरी तरह दिलचस्प हो चुका है, जहां एक तरफ एनडीए एकता दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जुटान खोज रहा है। 2025 का ये चुनाव सिर्फ नेताओं की परीक्षा नहीं, बल्कि जनता के धैर्य, विश्वास और उम्मीदों की भी कसौटी है। आने वाले कुछ हफ्तों में पटना से लेकर पूर्णिया तक, गांव से लेकर शहर तक, हर पोस्टर, हर नारा, हर चेहरा एक ही सवाल पूछेगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? तो जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे थे द स्वतंत्र, जहां खबर मिलती है सच के साथ। और ऐसी ही खबरें आपको बिहार चुनाव की हम बताते रहेंगे। तो हम मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।